आपका एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में। अब हम चर्चा करेंगे हिलेरी क्लिंटन की भारत यात्रा की। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट। भारत यात्रा पर आई अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने अपने दौरे में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कई आला नेताओं से मुलाकात की। सवाल यह है कि हिलेरी का ये दौरा देश के लिए कितना अहम माना जाए, या फिर ये दौरा अमेरिका की अपनी श्यामपंथी का एक और नमूना है। हिलेरी क्लिंटन ने अपने दौरे में भारत पर ईरान से दूरी बनाने का दबाव डाला। ईरान से तेल आयात रुकवाने के लिए अमेरिका ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। अमेरिका चाहता है कि भारत ईरान से तेल आयात ना करे और उसे कोई आर्थिक मदद भी ना पहुंचाए। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी ने एफडीआई पर ममता को भी मनाने की पूरी कोशिश की। हिलेरी अपने भारत दौरे में सबसे पहले दिल्ली के बजाय कोलकाता पहुंची। ममता हिलेरी की इस मुलाकात को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि ममता ने एफडीआई का विरोध किया था। ममता यूपीए में कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी है। हिलेरी क्लिंटन की तरफ से ये भी सोच है कि राज्यों के जो नेता उभर कर आ रहे हैं उनसे नजदीकी बनाई जाए। अमेरिका भलीभांति ये जानता है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई बयान भारत में वाहवाही लूटने का सबसे अच्छा जरिया है। सो हिलेरी ने पाकिस्तान पर अपनी नजर टेढ़ी करते हुए साफ शब्दों में कह दिया कि वो चरमपंथ का गढ़ ना बने। हिलेरी ने मुंबई हमले के आरोपी हाफिज सईद की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान के ढुलमुल रवैये की भी कड़ी आलोचना की। आपको बता दें कि अमेरिका ने हाफिज सईद के खिलाफ सबूत हासिल करने के लिए $1 करोड़ का इनाम रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जैन न्यूज। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र धर्मानी जी। भूपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे दौरे में अगर 3 बातों पर नज़र डालें। जब वो भारत पहुंची तो सबसे पहले कलकत्ता गई, एफडीआई साफ साफ उनके एजेंडे पे था, वो ममता से मिली। और जब दिल्ली आए तो उन्होंने भारत के ऊपर दबाव बनाया कि आप ईरान से ऑयल इंपोर्ट कम करें। देखिए दिलीप जी, अमेरिका की नीति कभी भी अगर हम ये मान के चलें कि भारत की अर्थव्यवस्था या भारत के हित में है, तो ये हमारा एक बहुत बड़ा धोखा है। वास्तव में अमेरिका अपना हित साधता है। अभी जैसे आपने देखा कि पहली बार किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को मिलने के लिए उन्होंने प्राथमिकता दी। ये क्या है? आखिर विदेश के जितने भी हमारी नीतियां हैं वो केंद्र से संचालित होती हैं। ममता जी को किस लिए मिलने गई? आपकी रिपोर्ट में ही आया है जी बिल्कुल, वो सीधा कलकत्ता ही पहुंची। एफडीआई में उनको मनाने के लिए गई। अब ये एफडीआई में विरोध ममता जी कर रही हैं, ऐसा तो वो अकेली तो नहीं है, और भी प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं और भी दल हैं, मुख्य विपक्षी दल, लेकिन इसका विरोध कर रहे हैं। उनको बताया गया, अमेरिका तक ये सूचना दी गई, तभी वहां पर वो पहुंची। दूसरी बात ये है कि अगर आप देखें, मैं आपको थोड़ा सा और आगे ले जाना चाहता हूं कि ईरान से पेट्रोलियम इंपोर्ट की पाबंदी के लिए हमारे पर दबाव बना रहे हैं। अगर हमारे पर, हम पहले ही पेट्रोलियम पदार्थों की स्थिति को आप जानते हैं कि डीजल को लेकर, उसको लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। आज प्राइस बढ़ रहा है, कल बढ़ रहा है। पूरी देश की जनता जो है बड़ी एक दोनों कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति और भारत की जो आंतरिक नीति है, दोनों बातें कहीं ना कहीं अमेरिका का सीधा अगर हस्तक्षेप या दखल, इसको कैसे देखते हैं आप? या मैं धर्मानी जी की बात से 100% सहमत हूं। बिल्कुल सत्य बात है कि अमेरिका जैसा राष्ट्र कभी भी भारत का हित नहीं चाह सकता। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी इकोनॉमी अलग है, अमेरिका की इकोनॉमी अलग ढंग की है। आज अमेरिका में इकोनॉमिकल क्राइसिस है, तो वो चाहते हैं कि दुनिया में कौन सा ऐसा देश बचा है जहां हमारा व्यापार चल सके। चाइना सेल्फ हो चुका है, बड़ी आबादी का मुल्क अब सिर्फ भारत बचा है। भारत के पास वो इतने डोरे डाल रहे हैं एफडीआई के नाम पर, कभी उनका अपना झगड़ा है ईरान के साथ, तो कभी उसके नाम पर कि भारत उससे अलग हो जाए। अगर उनके बहकावे में हमारा देश आ गया तो भारी नुकसान उठाएगा। बिल्कुल सही बात है, यहाँ इस देश में एफडीआई की जरूरत नहीं है। 5 लाख से ज़्यादा हमारा खुदरा व्यापारी जो है उनका धंधा बंद होने वाला है ये अगर एफडीआई आए तो, और किसी भी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और एफडीआई की जरूरत नहीं है, आप यहीं पर संसाधन जुटाइए। यहाँ की पूंजी लगाने वाले विदेश जा रहे हैं, लेकिन जिस और तरह से विदेशी पूंजी यहाँ के लोगों को हम अवसर क्यों नहीं करें? मैं आपको बता रहा हूँ लाखों ऐसे उद्योग बंद पड़े हुए जिनकी आज हमें जरूरत है। मैं एक उदाहरण बताता हूँ आपको। बोरा, आज गेहूं खरीदी में हमको जूट बैग चाहिए। जूट बैग बनाने के लिए अब कहते हैं साहब हम विदेश से मंगवाएंगे, बांग्लादेश से मंगवाएंगे या पाकिस्तान से मंगवाएंगे, कहाँ से मंगवाएंगे?
आप जब इन छोटे छोटे कामों के लिए अपने यहाँ पर नहीं कर सकते, जूट हमारे यहाँ होता है, हम विदेश से जूट बैग मंगाएंगे। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, ऐसे बहुत सारे ऐसे उद्योग धंधे हैं जो पूरी तरह से बीमार पड़े हुए हैं, बंद पड़े हुए हैं। आप उनको सहायता देने के बजाय उनको वहाँ रोजगार भी डेवलप होगा, वहाँ हमारे देश के लोगों की पूंजी भी यहाँ निवेश होगी। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक और, आप शायद हैरान होंगे, आपको मालूम होगा कि न्यूक्लियर जितने भी प्लांट हैं वो पूरी तरह से इस तरह से, जैसे मैं अगर इसको दूसरे ढंग से कहूं कि अमेरिका भारत को एक डंप यार्ड बनाना चाहता है, अपनी जो ऑब्सोल्यूट हो चुकी, जो खत्म हो चुकी तकनीक है उसको भारत में देकर। आप देखिए सुनामी आई, जापान में जो आखिरी परमाणु संयंत्र था वो भी उन्होंने समाप्त कर दिया, वो भी हटा दिया, बंद कर दिया हाल ही में। और भारत जो है यहाँ पर जगह जगह जहां पर आंदोलन हो रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं, यहां पर सरकार दबाव डाल रही है कि वहां लगाया जाए। हमारे पास थोरियम इतना पड़ा है, आप केरल की जो हमारी बेल्ट है, तमिलनाडु की जो बेल्ट है, रामेश्वरम की साइड पर। तो सवाल ये है कि आखिर आप ये देखिए कि किसी राष्ट्र का एक विदेश मंत्री आके आपके मुख्यमंत्री से मिलता है, क्योंकि उनको ये पता है कि ये मुख्यमंत्री जो है इस राज्य दबाव डाल सकता है या उसके जो उनकी जो समस्या है उसको समाधान दे सकता है। ये स्थिति जो है अब भारत के प्रधानमंत्री या भारत के विदेश मंत्री से मिलकर वो ये कहते हैं कि आपकी विदेश नीति किस तरह की होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये अमेरिका की नीति से ज्यादा आपकी जो आंतरिक सरकार है उसकी कमजोरी नहीं है? वो तो है ही। मैं तो पहले ही आपसे कह रहा हूं कि विदेश मंत्री का कोई भी इस पर आपत्ति ना करना, उनका वहां जाना, एफडीआई के लिए उनसे बात करना, फिर ईरान के साथ हमारे संबंध कैसे हैं इसमें उनका हस्तक्षेप क्यों होना चाहिए? हम उनसे इंपोर्ट कर रहे हैं, हमें सस्ता पड़ता है, उसको आप बंद कर दीजिए। पर आप विदेश मंत्री ने क्या कहा वो आपको हम दिखाना चाहते हैं। The United States have strong cooperation on combating terrorism. In addition to the growing intelligence exchanges and cooperation, we also have a joint working group on counter-terrorism cooperation initiative, and a homeland security dialogue. So we always keep in close contact, and thereby we are trying to checkmate terror from wherever it emanates. इसमें मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ जी। देखिए, कोई भी राष्ट्र का कोई विदेश मंत्री जब किसी दूसरे देश में यात्रा में जाता है, ये बात बिल्कुल सत्य है कि उसके कार्यक्रम का जो एजेंडा होता है वो स्वयं वहाँ की सरकार तय करती है उनके साथ बातचीत करके। लेकिन अगर किसी से वो सौजन्य भेंट करने कहीं जाते हैं तो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर किसी इशू को लेकर के, जो इशू पूरे राष्ट्र से जुड़ा हुआ हो, वो किसी एक और उस पार्टी, वो सरकार के अलायंस पार्टी से जाकर के वो मिले, इसका मतलब साफ है कि इस सरकार में सहयोगी दलों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। सरकार के मुखिया ने या विदेश मंत्री ने या मैं कहूंगा प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा होगा कि देखिए मैं तो आपके पक्ष में हूं लेकिन मेरे सहयोगी दल पक्ष में नहीं है, आप उनको जाके बात कर लो। अब ये गणेश जी कितनी महत्वपूर्ण बात कही है, ये और बहुत गंभीर आरोप है जी। आप ये देखिए कि अलायंस पार्टनर, इसका मतलब ये है कि नेतृत्व की क्या कमी है, वो कहीं ना कहीं अपने साथियों को नहीं मना पा रहे हैं। अब जैसे आपने अभी विदेश मंत्री जी की मैं तो बात करूंगा जो उन्होंने दिखाया टेररिज्म को लेकर जी। अमेरिका, यहां पर अमेरिका का कोई भी चाहे विदेश मंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, यहां आकर जब बोलते हैं तो पाकिस्तान से जो हम अपेक्षा करते हैं उस पर बोलते हैं, और जैसे ही वो यहां से जाते हैं इस्लामाबाद पहुंचते हैं उनकी भाषा बदल जाती है। अब सवाल ये है कि क्या जब ओबामा को उन्होंने मारना था, ओसामा बिन लादेन को उन्होंने मारना था, तो उस समय उन्होंने किसकी परमिशन ली? उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। अब बॉम्बे ब्लास्ट में उनको मालूम है वहां पर है, क्या अमेरिका दिलवा नहीं सकता? अगर नहीं दिलवा सकता तो अमेरिका एक्शन ले सकता है। सवाल तो यह भी है कि क्या आप वाकई इतने कमजोर राष्ट्र हैं या बनते जा रहे हैं या हो गए हैं कि आपके बाहर के विदेश मंत्री भी ये तय करने लगे, जैसा गणेश जी ने कहा कि ये तो उस राज्य की सरकार, जो उस राष्ट्र की कोई जो भी सरकारी तंत्र है, उस देश के सरकारी तंत्र से वो पूरा एजेंडा तय करता है। तो कहीं ना कहीं आपकी अपनी नेतृत्व कमजोर है, इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, विदेश नीति के मामले में हमारे देश का हमेशा एकजुट रहा है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कभी उस पर आज तक किसी ने दखल नहीं दिया। रक्षा नीति और विदेश नीति
दो नीतियों पर हमारे देश के सभी दलों की एक राय रहती थी हमेशा, चाहे जितने मतांतर और विषयों पर हो जाए। कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री जी संसद में ना आकर के बाहर जाके बोलते हैं, बाहर जाकर के सौदे संधि करते हैं, लोगों को विश्वास में, पार्टियों को विश्वास में न लेकर के, संसद को विश्वास में न लेकर, जिस तरह से आपने परमाणु समझौता किया, आप जिस तरह से कमर्शियल डील करते जा रहे हैं सब जगह, ये सब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि आप लोगों को विश्वास में न रख करके आप अपनी मनमानी चलाना चाहते हैं और आप मानते हैं कि हम ही भर होशियार हैं, हम ही जो निर्णय ले लेंगे देश मान जाएगा। तो कभी देश मानने वाला नहीं है। चलिए, और यही सब कुछ देखने को इसीलिए मिल रहा है। दिलीप जी, इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। विदेश नीति जो हमारे देश की रही है, वो आज तक जितने मर्जी आपस में इनके विवाद रहे हों, मतभेद रहे हों, लेकिन विदेश नीति के मुद्दे पर लगभग एक मत रहा है ये देश। आप अगर लेकिन जितनी ही मजबूत विदेश नीति थी उतनी ही ढुलमुल इस वक्त है। नहीं, आप ये देखिए ना, जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी को बाहर भेजा, यूएनओ में भेजा जी। दूसरे राष्ट्र को आप नहीं देखते हुए कहीं ना कहीं एक आंतरिक जो हमारे राजनीतिक दल हैं, जो सरकार में, विपक्ष में जो भी बैठे हुए, उनको इस बात पर चिंता करनी होगी, विचार करना होगा कि आप विदेश नीति को कैसे सुदृढ़ रखें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारा एक इस समय पूरे विश्व के अंदर बहुत मजबूत लोकतांत्रिक देश है और हम इस समय वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट जनरेशन वाला देश माना जाता है। और हमारे ऊपर सब देशों की, जितनी भी देश हैं जो कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद बढ़ाना चाहते हैं, उनकी दृष्टि है। उससे कैसे बचा जाए, इसके लिए बहुत मजबूत विदेश नीति और नीति, किस नीति के तहत उससे डील किया जाए, उसके लिए जरूरत है मजबूती की आवश्यकता। मजबूती। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और देखेंगे भाजपा की आंतरिक कलह लगातार बढ़ती क्यों जा रही है।